आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 कक्षा 8 राजनीतिक विज्ञान और पॉलिटिकल साइंस का अध्याय 1 पहला अध्याय पढ़ने वाले हैं, पहला पाठ पढ़ने वाले हैं संविधान। तो संविधान के बारे में हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान का मतलब क्या है। देखिए, कोई भी देश को चलाने के लिए, आपके घर को चलाने के लिए जिस प्रकार से, कंपनी को चलाने के लिए जिस प्रकार से एक नियम कानून की ज़रूरत होती है, कोचिंग को चलाने के लिए नियम कानून की ज़रूरत है। आपको कोई काम करना है, स्कूल अगर आपको जाना है तो स्कूल जाने में वहाँ पर नियम कानून होता है। तो पूरे देश को चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। लिखित रूप से पूरे देश को लिखित रूप से चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए हैं तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संविधान। जैसे खेल में नियम कानून होते हैं उसी प्रकार से इसमें भी होते हैं। तो सबसे पहला बात करते हैं, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है भाई। और तो भारत के संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के लगभग लग गया था। तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था यहाँ पर। आंदोलन, हम लोग बहुत ज़्यादा आंदोलन किए थे। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के बाद हम लोग को संविधान बनाने के मौका मिला। आंदोलन हुआ, राष्ट्रीय चिंतनों सबका परिणाम है। और भारतीय संविधान का जो आयाम है, यानी कि भारतीय संविधान के अंदर बताया गया है संघवाद। हमारा देश संघवाद है, यानी कि एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें यहाँ पर क्या करेगी, राज्य करेगी। नेशनल लेवल का अलग होगी, स्टेट लेवल का अलग होगी, मतलब सब जुड़कर, अलग अलग नहीं है, सब जुड़कर साथ में एक से अधिक स्तर की सरकारें होगी। इसी को हम लोग संघीय शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो भारत के अंदर कौन सी व्यवस्था है? संघीय शासन व्यवस्था। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। और इसके बाद बात करेंगे कि अगर देश की सरकार की स्तर है, अभी हम लोग देखें कि भारत के अंदर है भाई अलग अलग सरकारों की स्तर। संघवाद का मतलब ही क्या है? एक से ज्यादा स्तर की सरकारें। तो भारत के अंदर क्या है? भारत कैसा देश है? संघवाद देश है, फेडरेशन देश है, फेडरलिज्म है, यानी कि संघवाद है। तो सरकार की जो अलग अलग स्तरें हैं, वो सरकार की स्तरें कितनी हैं? तो हम लोग देखने वाले हैं कि सरकार के मुख्य रूप से 3 स्तरें हैं। फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार तीनों को है, तीनों फैसला ले सकता है। केंद्र सरकार भी स्वयं फैसला ले सकता है, राज्य सरकार भी कोई फैसला ले सकता है, स्थानीय सरकार भी फैसला ले सकता है। तो फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार मतलब आप कोई भी फैसला स्वयं ले सकते हैं। आप मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है और आपको फैसला लेना है कि इस 10 रुपया का करना क्या है। तो फैसला कौन लेगा? आप लेंगे। तो आपके पास स्वायत्त अधिकार है 10 रुपये की कहाँ खर्च करना है इसके लिए। लेकिन अगर आपको घर से पैसा मिला हुआ है, बोलकर मिला हुआ है कि आपको ये सामान लेना है, तो उस पैसे का आपके पास स्वायत्त अधिकार नहीं है। उस पैसे को खर्च करने के लिए किसी से पूछना पड़ेगा। तो हमारे जो केंद्र सरकार है, इसको स्वायत्त अधिकार है, खुद आपको केंद्र सरकार फैसला ले लेगी। केंद्र सरकार मतलब मोदी जी अभी कौन सी सरकार है? केंद्र सरकार। राज्य सरकार हर राज्य का राज्य सरकार। स्थानीय सरकार में मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति, ये सब के सब क्या है? स्थानीय सरकार है, पंचायत में सब फैसला लेगा। राज्य सरकार, राज्य में हम लोग का रांची, हम लोग का कहाँ है राज्यसभा? रांची है। और केंद्र सरकार विधान, ये केंद्र सरकार कहाँ? दिल्ली में संसद भवन में बैठकर सब फैसला करेगा। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, कितने स्तर की सरकारें हैं? यहाँ से क्वेश्चन एक ही आएगा, भारत के अंदर कितने स्तर की सरकारें हैं? 3 स्तर के, केंद्र स्तर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। अब बात करते हैं कि ये जो कानून बनाने का अधिकार ये किसको किसको है? कानून बनाने का अधिकार के मतलब कि केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, स्थानीय सरकार कानून नहीं बना सकती है। याद रखना है, स्थानीय सरकार कोई कानून नहीं बनाती है। तो केवल केंद्र व राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है और भारत के सभी लोगों को कानून का पालन करना होगा। जो भी कानून बनाया जाएगा वो सभी कानून को पालन करना होगा। तो केंद्र सरकार के मतलब समझिए, केंद्र सरकार मतलब संसदों का समूह। पूरे के पूरे संसद जो चुनकर जाते हैं अलग अलग निर्वाचित क्षेत्रों से, वो समूह मिलकर एक सरकार का निर्माण करती है। केंद्र में तो केंद्र सरकार, विधायक लोग मिलकर राज्य में निर्माण करता है राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार जो है वो संघ सूची के अंतर्गत, केंद्र सरकार किस सूची के अंतर्गत? संघ सूची के अंतर्गत। सुरक्षा संबंधित जितना भी मामला होगा, देश हित में सुरक्षा संबंधित कोई दिक्कत होगा तो उसमें फैसला, कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। वित्त संबंधित जितना भी समस्या होगा, पैसा का लेन देन, किसको कितना पैसा देना है, कितना खर्चा करना है,
मेडिकल सेक्टर में कितना देना है, एजुकेशन से पढ़ाई लिखाई करने के लिए कितना देना है, दवा उवा करने के लिए कितना देना है। मैया सम्मान निधि योजना बताइए, तो मैया सम्मान निधि योजना देना है तो वो तो वित्त है, पैसा का मामला है, लेकिन ये तो मैया सम्मान निधि केंद्र सरकार नहीं की है, कौन करती है, राज्य सरकार की हुई है। तो उसी पर अब केंद्र सरकार वित्त संबंधित और क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि, ये सब कार्य कर सकते हैं, इस पर कानून बना सकते हैं। संचार संबंधित कानून बनाएगी, रेडियो, टेलीविजन, टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, ये सब पर जो संचार संबंधित कानून है कि किसको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या आप बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं, ये सब निर्धारित कौन करेगी, केंद्र सरकार करती है। किस सूची के तहत, संघ सूची के तहत। इसके बाद बात करते हैं राज्य सरकार की, कि ये राज्य सरकार कौन सा सूची, राज्य सूची। राज्य सरकार कानून बनाएगी तो कहाँ रखा जाएगा, राज्य सूची में। केंद्र सरकार बनाएगी संघ सूची में। तो राज्य सरकार भूमि संबंधित कानून बनाएगी कि किसका जमीन है, खतियान, रसीद, ये सब कार्य करेगी, ये भूमि संबंधित कानून, भूमि संबंधित कानून बनाएगी। कृषि संबंधित कानून बनाएगी, कृषि को क्या क्या देना है, क्या नहीं देना है, कृषि को क्या क्या लाभ मिलने चाहिए, फैक्स खुलेगा तो दाम कितने होने चाहिए फसलों के। और पुलिस से संबंधित कानून बनाएगी। पुलिस के प्रति कानून, हर राज्य का अपना अलग अलग पुलिस होता है, झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस। तो ये सब जो पुलिस है वो राज्य का है, राज्य सरकार का है। ये इस पर कानून कौन बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। और एक और है समवर्ती सूची, एक और जगह है समवर्ती सूची, इसमें केंद्र व राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, किस सूची में, समवर्ती सूची में कानून बनाएगी। और इसमें कानून किसके पर बनाया जाएगा, शिक्षा संबंधित कानून, दोनों मिलके भाई पढ़ाई लिखाई करवाना है, बच्चों लोगों को एजुकेशन देना है, ताकि हमारा देश का भविष्य क्या हो, उज्जवल हो, ताकि हमारे पीढ़ी, अगले पीढ़ी में नए नए उज्जवल भविष्य लेकर नए मुखार बिंदुओं के साथ हमारे सामने आए भाई। स्वास्थ्य संबंधित, क्योंकि शिक्षा देना, जिंदे नहीं रहेगा तो क्या होगा भाई। तो स्वास्थ्य संबंधित कानून दोनों मिलकर बनाएगी, किसी को मरने नहीं देगा। कोरोना काल का कोरोना वाला वैक्सीन हम लोग को मुफ्त में मिला है, तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कर्तव्य है भाई, स्वास्थ्य हम लोग का। और पर्यावरण के संबंधित कानून बनाएगी ये दोनों मिलकर, पर्यावरण संबंधित कानून बनाएगी। जंगल वाली जो जंगल में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इससे संबंधित कानून। वन विभाग कानून, आपको ना वन विभाग वो कानून पर्यावरण संबंधित कानून होगा। तो केंद्र सरकार व केंद्र व राज्य सरकार कानून बनाएगी समवर्ती सूची के अंतर्गत, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के ऊपर। और राज्य सरकार कानून बनाएगी राज्य सूची के तहत, भूमि के कानून, कृषि पर ऊपर कानून, पुलिस के ऊपर कानून। केंद्र सरकार बनाएगी संघ सूची के तहत सुरक्षा संबंधित कानून, वित्त संबंधित कानून, संचार संबंधित कानून। और पूरे भारत के लोगों को ये हर एक कानून को पालन करना अनिवार्य है भाई, पालन करना ही पड़ेगा, नहीं करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। तो ये है कानून बनाने का अधिकार। अब इसके बाद बात करते हैं, ठीक है कानून तो बना दिए, लेकिन संसदीय शासन पद्धति है क्या। अगला हम लोग का टॉपिक है संसदीय शासन पद्धति। ये क्या है भाई संसदीय शासन पद्धति। तो सबसे पहले व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका में घनिष्ठ एवं सामंजस्य पूर्व संबंध। जो व्यवस्थापिका है, जो पूरे भारत के अंदर जो व्यवस्था बना के रखा हुआ है, जो व्यवस्थापिका है, और जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका जो काम करने वाले हैं। पुलिस क्या है, कार्यपालिका है। जितने भी नौकरी करते हैं वो सब क्या है, कार्यपालिका है। काम करने वाला को कार्यपालिका कह रहे हैं। कार्यपालिका जो काम कर रहा है, भारत के अंदर 3 है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। तो व्यवस्थापिका जो है, जो व्यवस्था करने वाला है, और कार्यपालिका जो काम करने वाला है। अब समझिए हमको कुछ काम करवाना है, हमारे कोचिंग में कुछ काम करवाना है, तो हम अपने कोचिंग में काम करवाएंगे तो हम क्या हो गए, व्यवस्थापिका हो गए, व्यवस्था करवा रहे हैं। लेकिन जो काम कर रहा है वो क्या होगा, कार्यपालिका होगा। और हम लोग दोनों के ऊपर, हम काम करवा रहे हैं और वो काम कर रहा है, तो हम लोग दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, ताकि हम जिस प्रकार से काम करने के लिए बोल रहे हैं वो काम उस प्रकार से करें और बढ़िया तरीके से करें। तो ये, और इसके बाद शक्ति कहाँ कहाँ मिलेगा, अगर दोनों को काम करना है, काम अगर हमको करवाना है, तो शक्ति एक हाथ में नहीं है, किसी एक आदमी को नहीं दे देना है पावर। अगर एक आदमी को पावर देंगे तो पूरा बवाल कर देगा, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, मारपीट करवा देगा। मंत्रिमंडल या कैबिनेट के अंदर निहित होगा, पूरी की पूरी एक टीम बनाएंगे, मंत्रिमंडल जिसको बोलेंगे। उसमें प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री, सुरक्षा मंत्री, अलग अलग मंत्री रहेगी, परिवहन मंत्री, बहुत सारे प्रकार के मंत्री होते हैं। तो सारे के सारे मंत्री निहित होंगे, सब मंत्रियों को मिलाकर सब पावर्स बांट दिया जाएगा। रोड वाला काम होगा तो किसको दे देंगे, संचार मंत्री, संचार मंत्री बोल रहे हैं, परिवहन मंत्री को। कोई संचार संबंधित कानून होगा, संचार मंत्री को। शिक्षा संबंधित कुछ समस्या होगा, शिक्षा मंत्री को।
और सबको बोस, सबका बोस होगा कौन? प्रधानमंत्री, सबका बोस होता है। और ये सब विधायिका व्यवस्थापिका से प्राप्त होता है। इनकी शक्ति कहाँ से प्राप्त होगा? विधायिका या व्यवस्थापिका से। विधायिका को हम ही लोग ने चुन के भेजे हैं। संसद और विधायक को कौन चुन के भेजा है? हम लोग चुन के भेजे हैं। तो इन लोग के पास पावर है, और इन लोग पावर किसको देगा? कार्यपालिका को देगा। और कार्यपालिका क्या करेगा? काम करेगा। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। काम करे वाला का जो संविधान के अनुसार काम करने वाला का जो संविधान के अनुसार जो काम कर रहा है, उसके अनुसार बोस कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कोई भी काम को रोक सकता है, कोई भी काम को चालू करवा सकता है। राष्ट्रपति तीनों सेना के अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है। वास्तविक शक्ति तो मंत्री परिषद के पास होती है। मुख्य रूप से तो भारत के अंदर राष्ट्रपति के पास उतनी पावर्स कहने को है, रियल में नहीं है। कहने के लिए है राष्ट्रपति, लेकिन पावर्स रियल में नहीं है। बस तीनों सेना के प्रमुख हैं। जितना भी पावर है, वास्तविक शक्ति, ओरिजिनल पावर कि हाँ हम गर्दा उड़ा देंगे, वो मंत्री परिषद के पास है। और मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और ये लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। लोकसभा यानी कि सारे के सारे संसद, सारे के सारे जो संसद चुनाव होता है संसदों का। आपके भी क्षेत्र में संसद का चुनाव होगा। आपको कमेंट करके हर आपके क्षेत्र के हर संसद का, अपने अपने क्षेत्र के संसद का नाम बताना है आपको कि आपके क्षेत्र में संसद का क्या नाम है। तो लोकसभा में ये सब संसद चुन के जाएगा, लोकसभा में दिल्ली, और वहाँ पर बैठेगा। बैठ के संसद भवन में सब सरकार बनाएगा। और जो सरकार बनाएगा, जो अध्यक्ष होगा, वो प्रधानमंत्री हो जाएगा। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य, यानी कि मंत्री परिषद के पास शक्ति, वास्तविक शक्ति होती है लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के, राज्य के अंदर राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के अंदर संसद के सदस्य, और राज्यसभा के अंदर विधायक के सदस्य हो गए। तो ये हमारा कौन सा प्रणाली है भाई? संसदीय शासन प्रणाली, जिसमें शक्ति किसी एक के पास नहीं है, शक्ति अलग अलग बटे हुए हैं, ताकि उस शक्ति का दुरुपयोग न हो, सदुपयोग हो। इसके बाद स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। अब पता चला, अब मान लीजिए कि आपको पता चला कि इन लोग ठीक है भाई, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास तो ताकत है, इन लोग दोनों कानून बनाएगा, पास करवाएगा, मनवाएगा। नहीं मानने के बाद तो सरकारें अलग अलग कार्य करती है सब। तो इसको अगर कोई गलत कानून बना दिया, तब केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर कोई गलत कानून बना दिया, और गलत कानून बना दिया अगर, तब तो गड़बड़ है। तो इस सारे की केंद्र सरकार, राज्य सरकार यानी कि कार्यपालिका और विधायिका के अंदर जो भी त्रुटियां होगी, गलती इन लोग करेगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे भारत के अंदर काम करती है न्यायपालिका, न्याय दिलाने के लिए। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है हमारे भारत के अंदर। कैसी न्यायपालिका है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र है, ना तो ये कार्यपालिका से बाधित है, ना विधायिका से बाधित है, और ये निष्पक्ष है, किसी के पक्ष में नहीं है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है भाई। इसके कार्य में बाहरी शक्ति या सरकार के अंग का कोई हस्तक्षेप नहीं। बाहर से आदमी भी इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। सरकार भी इसे, सरकार के कोई भी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है कि तुम ऐसा फैसला क्यों दिया, ऐसा फैसला काहे दिया, इसके बारे में। और निष्पक्षता किसी विशेष व्यक्ति या संस्थान के लिए कार्य नहीं करती। अब हमारे लिए कार्य थोड़ी करेगी, किसी भी विशेष व्यक्ति के लिए कार्य नहीं करेगी। कोई संस्थान है, उस संस्थान के लिए भी कार्य नहीं करेगी। निष्पक्ष भाव से, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। लेकिन आप देखते हैं तो इसका स्वतंत्र, ये जो देवी है, किसकी देवी? न्याय की मूर्ति, न्याय की मूर्ति वाली देवी, इसके आँखिया पर पट्टी बंधा हुआ रहता है ताकि ये देख नहीं पाए। अगर ये देख लेगी तो गड़बड़ है। तो किस आधार पर ये निष्पक्ष एवं स्वतंत्र, किस आधार पर हम बोल सकते हैं? तो इसका आंख पर पट्टी बंधा है। अब हमारे आंख पर पट्टी बांध दीजिए, और उधर से वो आदमी बोलेगा, उधर से भी आदमी कोई बोलेगा, और बोलेगा कि सर ये हमको मारा है, वो बोलेगा सर ये हमको मारा है। तो हम क्या कहेंगे? सबूत दो। उस सबूत हमारे पास आएगा, तो सबूत के आधार पर यहाँ पर फैसला होता है। ये स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका जो है, तो न्यायपालिका को कहाँ रहेगा? न्यायालय में। न्यायपालिका, न्यायालय अपना होता है न्यायालय, और न्यायालय में जो बोस होता है उसको कहते हैं न्यायाधीश। तो न्यायालय का बोस कौन होता है भाई? न्यायाधीश। और न्यायाधीश जो होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, क्योंकि संवैधानिक रूप से बोस कौन है हम लोग का देश के? राष्ट्रपति हैं। लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास। और अगर न्यायाधीश की नियुक्ति कर दें तो नॉर्मली हम लोग न्यायाधीश को हटा नहीं सकते हैं। न्यायाधीश को हटाने के लिए हम लोग को क्या लाना पड़ेगा? महाभियोग।
महाभियोग लाना पड़ेगा। सारे के सारे संसद जो है, सारे के सारे संसद बैठकर एगो बिल पास करेंगे, और बिल पास करने के बाद एगो कागज में बिल पास करेंगे, और बिल पास करने के बाद उस पर महाभियोग लगाया जाएगा। सब संसद का सहमति जरूरी है। जैसे कोई बिल कैसे पास करते हैं उसी प्रकार से, कोई नियम कानून कैसे पास करते हैं उसी प्रकार से पास करना पड़ेगा, तब जाके ये हटेगा। और इसके कर्मचारी की नियुक्ति कौन करेगा? सब के सब। इसकी खाली न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, बाद बाकी नियुक्ति एवं शर्त सेवा संबंधित न्यायालय के द्वारा होगा। यही न्यायालय कर देगा। न्यायालय में मेन कौन है? न्यायालय में मेन न्यायाधीश। और पदमुक्त न्यायाधीश को सरकारी पद ग्रहण नहीं करना है, न्यायालय में वकालत भी नहीं करना है। जो वैसा न्यायाधीश जो पदमुक्त हो गया है, अपना रिटायर हो गया है, तो वैसा न्यायाधीश जो रिटायर हो गए हैं उनको कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं करना है, और कोई भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं न्यायाधीश। लेकिन आप बताइए, ये जो बोला गया कि कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं या न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस पद का हमेशा दुरुपयोग हुआ है। ये जो नियम, ये जो हमारा संविधान बोल रहा है कि जो न्यायाधीश हैं जो पदमुक्त हो गए हैं, तो हमारे संविधान के अनुसार पदमुक्त न्यायाधीश को कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं करना है और न्यायालय में वकालत भी नहीं करना है। लेकिन आपको पता है प्रायः इसका उल्लंघन होता रहा है। किसी न्यायाधीश को मंत्री भी बना दिया गया है, राज्यपाल भी बना दिया गया है, विभिन्न आयोग के अध्यक्ष भी बनाया गया है। तो मंत्री बना दिया गया, राज्यपाल बना दिया गया, विभिन्न आयोग के अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन संविधान बोल रहा है कि सरकारी पद को ग्रहण नहीं करना है और न्यायालय में वकालत भी नहीं करना है इसको। अब इन लोग का वेतन तो भाई संचित निधि से होता है। यहाँ से क्वेश्चन कई दफा पूछ चुका है कि न्यायाधीशों का वेतन, न्यायाधीश या न्यायाधीश के कर्मचारियों, न्यायालय के कर्मचारियों का वेतन कहाँ से मिलता है? संचित निधि से मिलता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका भी आप समझ गए। और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स इसको कह सकते हैं आप। और इसे संविधान का अंतरात्मा भी कहा जाता है। संविधान का मेन चीज है अंतरात्मा, समझते ना? आपका नहीं, आप पूछते गाँव में बोलते हैं आपका अंतरात्मा क्या कहता है, सच बोलिएगा अपने अंतरात्मा से। तो संविधान का अंतरात्मा कौन है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और इसे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 एवं 32 से 35 में रखा गया। तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35। तो यहाँ से क्वेश्चन यही आएगा, मौलिक अधिकार किस भाग में? भाग 3 में। कौन से अनुच्छेद में? 12 से 30 और 32 से 35 अनुच्छेद में। कितने मौलिक अधिकार? प्रारंभ में जब संविधान का निर्माण हुआ था, जब संविधान शुरू बना हुआ था, तो उस टाइम में लगभग 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन बाद में संसदों के द्वारा संशोधन करके इस वर्तमान में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इसको हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार था। जो संपत्ति का अधिकार था वो भी हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको हटा दिया गया। कब? 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत। और इसको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि संपत्ति को अधिकार को कब हटाया गया? 1978 ईस्वी में। कौन सा संशोधन के द्वारा? 44वां संशोधन के द्वारा। कौन सा अधिकार बन गया है? कानूनी अधिकार बन गया है। और अब बात करते हैं कि हटाया क्यों गया भाई? संपत्ति के अधिकार में क्या खराबी था? तो देखिए, संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार मतलब आपको कोई भी नहीं छीन सकता है। यहाँ की राष्ट्रपति भी आपके मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकती। और इस मौलिक अधिकार को बचा के रखता है न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। यानी मौलिक अधिकार को संरक्षण कौन प्रदान करेगा? सर्वोच्च न्यायालय प्रदान करेगा इसका संरक्षण। तो इसलिए आपके घर से, आपके गांव से मान लीजिए ट्रेन के पटरी जा रहा है, रोड जा रहा है, तो उसको बनाने के लिए जमीन चाहिए कि नहीं? और जमीन आपका संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति अधिकार मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति भी नहीं छीन सकता है। तो जो रोड बनाने वाला है, ट्रेन के पटरी बिछाने वाला है, आपके गांव का विकास करने वाला है, वो कैसे काम कर सकता है वहां पर? तो आप कहिएगा हमारा मौलिक अधिकार है, हम तुरंत चल जाएंगे न्यायालय में कि मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, इसका संरक्षण किया जाए। तो इस कंडीशंस को देखते हुए सरकार ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार न करके कानूनी अधिकार बना दिया। क्यों? क्योंकि जब भी कोई विकास के काम हो तो उसमें अवरुद्ध न हो। और जब आपका मान लीजिए घर से रोड पार रहा होगा, आपका जमीन जाएगा, तो फिर आपको सरकार मुआवजा देगी कि आपका मुआवजा है। और ये मौलिक अधिकार क्या करता है? तो सरकार की निरंकुशता एवं मनमानी पर रोक लगाता है। सरकार के निरंकुशता, कोई भी मान लीजिए सरकार कह दिया कि आज से हमारे देश में कोई भी सोशल मीडिया पर
कोई भी सरकार के विरुद्ध काम नहीं करेगा तो सरकार तो निरंकुश हो गया। तो इसके लिए हमारे पास तो मौलिक अधिकार है, बोलने की आज़ादी, स्वतंत्रता है भाई, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम कुछ भी अभिव्यक्त कर सकते हैं अपना, तो वो तो सरकार निरंकुश हो जाएगी। तो इसको निरंकुश सरकार को रोकने के लिए हमारे पास मौलिक अधिकार हैं। अब अगर अधिकार का हनन होता है तो हम लोग सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे? न्यायालय के शरण में पहुँच जाएंगे कि बचाओ बचाओ हमारा अधिकार खत्म होने वाला है। तो न्यायालय आपको इस अधिकार का बढ़िया काम है भाई। अब बात करते हैं सबसे पहला जो हमारा मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे, अभी फिलहाल क्या हैं? 6 हैं। सबसे पहला मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। हम लोग स्वतंत्र हैं भाई। तो अगर हम लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, तो सबसे पहले स्वतंत्रता का अधिकार अभिव्यक्त एवं भाषण देने की आज़ादी। हम अभिव्यक्त कर रहे हैं, हम जैसे अभी अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से कि आप लोग भाई पढ़िए, पढ़कर थोड़ा अच्छा कुछ काम करिए ताकि हमारा भी नाम हो। तो इस कंडीशंस को हम क्या कर रहे हैं? अभिव्यक्त कर रहे हैं। और रोड पर नेता उता नहीं देखें भाषण, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे, आपके गांव का विकास नहीं हुआ है, अगला बार हमको वोट दीजिए, आपका गांव का विकास होगा। तो ये भाषण देने की आज़ादी। शांतिपूर्ण सभा करने की आज़ादी, कहीं भी बैठकर हम लोग 10-20 लोग, 50 लोग, 100 लोग बात विचार कर सकते हैं, कोई सभा कर सकते हैं। सभा करने के बाद हम लोग को बात बढ़िया लगा तो हम लोग मिलकर क्या कर सकते हैं? संगठन बना सकते हैं। तो संगठन बनाने की भी आज़ादी है। कौन सी आज़ादी के तहत? स्वतंत्रता की आज़ादी, पहला मौलिक अधिकार है। और देश के किसी भी भाग में घूमने की आज़ादी है। देश के किसी भी भाग में हम लोग घूम सकते हैं, कोई भी क्षेत्र में जा सकते हैं, घूमने की आज़ादी है। लेकिन ऐसा जगह पर नहीं, अब हमारे घर के अंदर आप घूम जाइएगा तो तो मेरा पर्सनल है भाई, वो तो मेरा पर्सनल, मेरा भी तो आज़ादी है, आपका भी आज़ादी है। तो वैसी जगह पर ज़्यादातर कहीं भी देश के कहीं भी घूमने, सार्वजनिक स्थान पर, कोई भी पिकनिक स्थल हो, कोई वैसा जगह हो जहाँ सब लोग जाते हैं, वो इसी को सार्वजनिक स्थान करते हैं। देश में किसी भी जगह पर घूमने की, कोई जगह पसंद आ गया भाई, बढ़िया लगा, ये हमारा झारखंड कितना अच्छा है, तो झारखंड का आपको बहुत अच्छा लगे, झारखंड में पलामू में हम लोग आए तो पलामू में आप बस सकते हैं। देश में किसी भी भाग में बसने की आज़ादी है। कोई भी व्यवसाय या कारोबार करने की आज़ादी है। आपको कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी कारोबार कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। आपको आज़ादी है कोई भी कार्य या व्यवसाय करने की। और इसी आज़ादी के तहत प्रेस की आज़ादी भी है। तो क्वेश्चन आता है, प्रेस की आज़ादी मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। मीडिया, प्रेस मीडिया की आज़ादी, स्वतंत्रता का अधिकार। और इसी के तहत झंडोत्तोलन की आज़ादी दिया हुआ है। हम कहीं भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो झंडा फहराते हैं, तो झंडा फहराने की आज़ादी हमको स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार पहला दिया हुआ है। तो ये हमारा पहला मौलिक अधिकार था। इसके बाद दूसरा मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का मतलब सीधा समझिए, हम सब एक है, पूरे भारत के नागरिक एक बराबर है, एक समान है, यही समानता का अधिकार है। तो कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। धर्म, जाति और लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जैसे में सार्वजनिक स्थान पर किसी को जाने से रोका नहीं जा सकता है। खेल के मैदान, होटल, दुकान, ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी जाए तो किसी को रोक नहीं सकते हैं। अगर आप रोक रहे हैं तो उसका समानता का अधिकार हनन हो रहा है, मतलब मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। हर नागरिक को सरकारी नौकरी पाने का समान अधिकार है। तो समानता का अधिकार के तहत हर नागरिक को सरकारी नौकरी पाने का समान अधिकार है। अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो तीसरा नंबर का है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार के मतलब कि मानव तस्करी, बेगार एवं जबरन श्रम का निषेध। अब मानव तस्करी के मतलब मानव को किडनैप करके बेच देना, इस गलत है भाई, ये शोषण के विरुद्ध, शोषण है, जिसके विरुद्ध अधिकार है हमारे पास। तो मानव को कोई किडनैप कर ले रहा है, किडनी उडनी निकालने वाला हल्ला सुने होंगे, तो किडनी उडनी निकाल रहा है। कोई काम करवा रहा है तो पैसा नहीं दे रहा है, बेगार करवा रहा है। बेगार के मतलब कि काम का सही पैसा न देना, उसी को बेगार कहते हैं। तो बेगार का मतलब है काम का सही पैसा नहीं देना। कोई जबरदस्ती धर के लगे रहा है, चल काम कर चलना, तो गर्दा उड़ा दो, मार के चमड़िया छोड़ा देंगे, चट्टा कहीं का, चलो जल्दी काम करो। तो आपको काम करवाने के लिए श्रम का, जबरन श्रम कि जबरदस्ती अगर आपको से श्रम करवा रहा है, जबरदस्ती काम करवा रहा है, तो इसके विरुद्ध अपराध, ये क्या है भाई, गलत है। और अगर गलत है तो हमारा कौन सा अधिकार है? शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हमको मिला हुआ है कि हमारा कोई शोषण ना करे, इसके विरुद्ध में हमारे पास अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार है। तो इसके लिए आपको गड़बड़ है भाई, क्यों कि आपको उससे गलत कर रहा है इसके साथ। और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, 14 वर्ष से जो कम उम्र के हैं उसको काम करवाना ही नहीं है। यहाँ पे खतरनाक काम धंधों का मजदूरी अपराध है। बोला कि खतरनाक काम धंधे अगर कर रहे हैं तो वो अपराध के तहत है 14 वर्ष के। लेकिन 14 वर्ष से कम बच्चों को क्या करवाना है भाई? कोई काम नहीं करवाना है, पढ़ाना है। क्योंकि अगर हम लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे,
अगर हम लोग ये सब चीज़ पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि आपका कोई शोषण नहीं कर रहा है, आपके पास स्वतंत्रता की आज़ादी क्या क्या है, मौलिक अधिकार आपके क्या क्या है। तो जुनून होना चाहिए कि हम भाई सब हमारे पास अधिकार होने चाहिए। अगर संविधान बढ़िया तरीके से आपको पता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ज्ञान बहुत पावरफुल होता है। इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा नंबर में कौन सा अधिकार है भाई? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के मतलब है आप कोई भी धर्म मानिए अपने इच्छा के अनुसार। भारत के हर नागरिक अपने इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने के लिए क्या है भाई, आज़ादी है उसको। कोई भी धर्म मान सकता है, आपको माने हिंदू मानिए, मुस्लिम मानिए, सिख मानिए, ईसाई मानिए, जैन मानिए, बौद्ध मानिए, यहूदी मानिए, जो मन है आपका धर्म मानिए। तो अपने इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं कि चलो भाई हम हिंदू हैं भाई, हम बौद्ध बन गए, तुम भी आ जाओ बौद्ध बन जाओ, बौद्ध बहुत अच्छा धर्म है, जैन बहुत अच्छा धर्म है। अलग अलग धर्मों का आप प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, आपको जो मन है सो धर्म मानिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो ये है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा नंबर जो हमारा अधिकार है वो है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक, शैक्षणिक के मतलब तो समझ रहे हैं शिक्षा, शिक्षा का अधिकार। शैक्षणिक के मतलब ये शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक के मतलब है जो पूर्व पहले से चला आ रहा है, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, परंपरा, जो परंपरा पीढ़ियों से चला रहा है वो सांस्कृतिक। जैसे कि हमारी संस्कृति है कैसी, दीपावली की, छठ पूजा की, अभी हाल फिलहाल में आने वाला है कौन सा, कर्मा, जितिया, तीज, इसके बाद दशहरा। तो ये सारी की सारी जो सांस्कृतिक है, तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार भी हम लोग का है। सांस्कृतिक रूप से अधिकार भी है, शिक्षा भी लेना है, यानी कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक जो धर्म, जिसका धर्म जो वैसा धर्म जो कम लोग का है और वैसी भाषा जो कम लोग बोलते हैं, तो उन सब को अपनी संस्कृति की रक्षा करने की आज़ादी है भाई, अपने आप को बचाना है। मान लीजिए हम हैं, हम संस्कृत बोल रहे हैं और संस्कृत भारत के अंदर कोई नहीं बोल रहा है, 10-20 आदमी और बोल रहा है, तो उस कंडीशंस में संस्कृत को हम क्या कर सकते हैं, हमको बचाने का अधिकार है संस्कृत को। उस संस्कृत के बारे में हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज खोल देंगे भाई। तो धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति की रक्षा करने की आज़ादी और अपने संस्कृति की विकास के लिए, अपने भाषा की विकास के लिए उन लोग कोई भी शैक्षणिक संस्थान खोलने की आज़ादी है। इसी अधिकार के तहत आपको इस्लाम धर्म में मदरसा चलता है। तो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार के तहत मदरसा किसके अधिकार के तहत? शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार के तहत। अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग स्कूल चलाते हैं, चर्च चलाते हैं, वो सब इसी अधिकार के तहत है भारत के अंदर। अब जो हम लोग को ये सभी अधिकार दिए गए हैं, सबसे पहला में स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, दूसरा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता सब भाई स्वतंत्र है, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और लास्ट में सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। ये पांचों जो अधिकार हैं इसको सुरक्षा के लिए कैसे हम मानेंगे, तो अगला अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या कहता है भाई कि आपको 5 अधिकार जो अभी आपको बताए हैं, उस 5 के अंदर किसी भी अधिकार के अंदर आपको अगर दिक्कत हो, किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर अदालत न्यायालय जा सकता है। किसी भी नागरिक के अंदर अगर 5 के 5 मौलिक अधिकार अगर आपके कोई दिक्कत लग रहा है कि हमको नहीं अधिकार दिया जा रहा है बोलने का, हमारे शोषण किया जा रहा है, हमारे धर्म को विकसित नहीं होने दिया जा रहा है, हमको दबाया जा रहा है, हम ये हैं वो हैं, तो आप सीधे संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत सीधे आप न्यायालय या अदालत पहुंच सकते हैं और आपका भाई वहां बिल्कुल उसके लिए न्याय दिया जाएगा, आपको न्याय किया जाएगा। इसके बाद है शिक्षा का अधिकार। ये भी एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, बहुत बाद में लाया गया था। शिक्षा का अधिकार को बहुत बाद में लाया गया भाई, 86वां संशोधन किया गया। 86वां संशोधन 2002 के अंदर हुआ था और उसी के तहत शिक्षा के अधिकार को भी एक प्रकार के मौलिक अधिकार बनाया गया भाई। तो इस शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया तो कहाँ रखा गया? अनुच्छेद 21 का। याद रखिए, जब भी कहाँ भी कहीं भी आपको क ख आ गया कोष्ट में, संविधान के कोई भी अनुच्छेद के अंदर क ख कोष्ट में आ गया, 1 2 आ गया कोष्ट के अंदर, क ख ग 1 2 3 कोष्ट के अंदर अगर आ गया तो हमेशा याद रखना जो हमारा मूल संविधान था, जो भीमराव अंबेडकर जो संविधान लिखे थे वे संविधान में नहीं था, बाद में संशोधन करके बनाया गया। बताइए, तो ये तो 2002 में 86वां संशोधन के द्वारा कहा गया शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। और राज्य, कोई भी राज्य है, कोई भी संस्थान है, राज्य है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करवाना है भाई। कोई भी स्टेट है 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चा को फ्री में शिक्षा देना है, पैसा नहीं देना है। लेकिन आप सोच के देखिए कि जितना भी राज्य है, हमारे झारखंड में जितना भी गांव है, झारखंड के अंदर जितना सारा गांव है, राज्य है, वहाँ पर जितने भी सारा शिक्षक हैं
वो सब तो पढ़ा ही नहीं रहे हैं। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चा को फ्री शिक्षा देना है, ठीक है, संविधान में मौलिक अधिकार दिए हैं तो फ्री शिक्षा देना है, दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा वा गुणवत्ता वाला दीजिएगा तब ना। फ्री के मुफ्त का चीज़ बांटना है तो सरल दे दीजिएगा कि उसका क्वालिटी होना चाहिए। तो आप गुणवत्ता का चीज़ जो देते हैं, गुणवत्ता वाला चीज़ आपको देना जरूरी है। तो अब 6 से 14 वर्ष के बच्चा कहाँ जाएगा? प्राइवेट स्कूल में, पैसा दे के पढ़ा रहा है। सोचिए, संविधान एक तरफ संविधान हमारा अनुच्छेद 21 के क 86वां संशोधन बोल दिया भाई कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना एकदम जरूरी है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है। लेकिन सोच के देखिए कि प्राइवेट स्कूल क्यों चल रहे हैं? जब सरकार फ्री में दे रही है, फ्री में शिक्षा देना चाहती है, अनिवार्य शिक्षा देना चाह रही है, फिर भी प्राइवेट चल रहा है। तो बंद करो सब सरकारी को, प्राइवेट चलो। तो भाई जब अपने भी पैसा जा रहा है, इधर से भी पैसा जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, जनता के दोनों तरफ से। एक तो टैक्स भी हम लोग भर रहे हैं शिक्षा के लिए, और शिक्षा के लिए पैसा भी दे रहे हैं जाके प्राइवेट स्कूल में, तो इसके लिए दिक्कत है। और 4 अगस्त 2009 को ये संसद के द्वारा मंजूरी थी। 2002 में लाया गया बिल 86वां संशोधन के द्वारा, और 4 अगस्त 2009 में संसद कहा भाई हाँ ठीक है, शिक्षा के अधिकार को। समझिए कितना पागल है सब। 2002 में बिल लाता है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाए, लेकिन 2002 के बाद इन लोग का टाइम लग जाता है 2009 में कि हाँ शिक्षा पढ़ाना चाहिए, अनिवार्य चीज है शिक्षा। अरे बैला, जिंदगी भर से अनिवार्य चीज था शिक्षा, आज से थोड़ी है शिक्षा अनिवार्य। प्राचीन काल में भारत के अंदर शिक्षा है, भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। इन लोग 2002 से 2009 टाइम लगा दिया। 2009 में भी फाइनल नहीं हुआ। लास्ट में 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को शिक्षा का अधिकार कानूनी, राइट टू एक्ट बना गया भाई। शिक्षा का अधिकार को कानून मिल गया भाई, कानूनी तौर से शिक्षा का अधिकार को मान्यता मिल गया। कब? 2010 के अंदर, 1 अप्रैल 2010 के अंदर। और इसके तहत शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, भाई शिक्षक नया टीचर लोग के बहाल करो। गांव-गांव में जा जाके सब मीटिंग कर करके टीचर बहाल करता था। सोचिए कितना होशियार था। ग्रुप बना था, ग्रुप बना के और सब चुनता, हाथ उठाता, हाँ भाई ये आदमी के शिक्षक बना दिया जाए। तो क्या पढ़ाएगा? घंटा पढ़ाएगा वो पगलवा। बच्चे का प्रवेश संबंधित आरक्षण, बच्चे को जो प्रवेश संबंधित आरक्षण है, कोई गरीब घर का बच्चा है तो उसको प्रवेश में आरक्षण देना है भाई, ताकि वो आगे विकास बढ़िया तरीके से कर सके। मिड डे मील का विकास हेतु आवश्यक सुविधा, मिड डे मील व विकास हेतु आवश्यक सुविधा। मिड डे मील सेवा यहीं से चालू किया गया था। खिचड़ी चालू किया गया था। खिचड़ी सुना है? खिचड़ी पहले खाली खिचड़ी मिलता था, बाद में तब दाल भात अंडा सब्जी फल मुर्गा सब मिलता है। अब तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया भाई, लेकिन हर स्कूल में नहीं मिलता है सब। अंडा आपको सप्ताह में 1-2 दिन देना है। अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, आपको पता होगा मिड डे मील कौन सा दिन में कौन सा भोजन दिया जाता है। और विकास के लिए आवश्यक सुविधा जैसे साइकिल दे दिए, किताब दे रहे हैं, ड्रेस दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं फ्री में। फिर भी प्राइवेट स्कूल में क्यों जा रहा है? आप लोग कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि ये सारी जो समस्याएं हैं उसको कैसे सुधारा जा सकता है, ताकि आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए संविधान के बारे में। ये क्लास 8 का संविधान है, कक्षा 8 का संविधान है। और आपको याद रखना है आपका भी कुछ मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य को भी अभी तुरंत बताया है कि जहाँ क ख ग घ आ गया, कहाँ आ गया? देखिए 4 के क आ गया, फिर भाग 4 के क में जहाँ भी क ख ग घ आया मतलब संविधान को बाद में संशोधन करके उसको जोड़ा गया है। हमारा मूल संविधान के अंदर जो ओरिजिनल संविधान था, जो भीमराव अंबेडकर लिखे थे, उसमें नहीं था। संविधान में वर्णित नागरिक का कर्तव्य, ये आपका काम है। नागरिकों का, हर नागरिकों का कर्तव्य है एकता एवं अखंडता अक्षुण्ण रहने के लिए। मतलब देश की जो एकता है, हमारे अलग अलग राज्य एक साथ मिलकर रहते हैं, तो देश की जो एकता है, अखंडता है हमारे देश की, वो बरकरार रहे, इसके लिए मौलिक कर्तव्य है। और ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको लाया गया था। तो मौलिक कर्तव्य को संविधान का द्वारा संशोधन किया गया। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जो नागरिकों का कर्तव्य है। भाग 4 के क में है, अनुच्छेद 51 है इसका शायद, अनुच्छेद 51 का क है। और इसकी संख्या कितनी है? 11 है। तो मौलिक कर्तव्य 51 के क, अनुच्छेद 51 के क, भाग 4, संख्या 11। सबसे पहला काम है संविधान का पालन करना है भाई। प्रत्येक नागरिक का आपको संविधान का पालन है, उसके आदर्श का पालन करना है, उनके संस्थाओं का पालन करना है, राष्ट्र ध्वज का क्या करना है भाई? आदर करना है, राष्ट्रगान का आदर करना है। जब कभी भी राष्ट्रगान कहीं भी हो तो सावधान मुद्रा में खड़ा हो जाना है, बिल्कुल सावधान मुद्रा में। पिक्चर उक्चर में देखे होंगे,
स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना है। स्वतंत्रता जब होगा, आज गुलामी थे हम लोग, तो स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे हैं, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन, उसमें भी आपको भाग लेना है और लोग को भी प्रेरित करना है कि चलो चलो भाई, भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो अंग्रेजों। हल्ला करते कोई आ रहा है तो पीछे पीछे हम लोग को भी दौड़ जाना है, चलो भाई भारत छोड़वा दो इन लोग के। काला अंग्रेज को कौन भारत छोड़वाएगा, हम लोग तो गोरा अंग्रेज को छोड़वा दिए सब। जितना लूट रहा है इन लोग, खाली पैसे लूटने के पीछे पड़ा हुआ है इन लोग सब काला अंग्रेज सब। आप समझ रहे हैं काला अंग्रेज कौन है सब। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे तथा उसका पालन करें। कहा स्वतंत्रता, हम लोग स्वतंत्रता ली है तो उसके उच्च आदर्श जो हैं, महात्मा गांधी के आदर्श, पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदर्श, भीमराव अंबेडकर के आदर्श, जो उच्च आदर्श है उनके हृदय में संजोए रखा हुआ है कि क्या वो लोग था, क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो मस्ताने। सुना है कि नहीं गाना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब मेरे को तो याद नहीं है, फिर भी आपको सुना दिए। अब अगला है भाई कि भारत की संप्रभुता, भारत के अंदर जो संप्रभुता है, हम सब एक हैं। भारत के अंदर क्या है भाई, हम सब एक हैं, वही संप्रभुता, एकता, हम सब अलग अलग नहीं है। अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण बनाए रखें। इसको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। गांव में जाए मार के कान का पार फाड़ देगा, दूगो लड़ाई कर देता है, सब दरुआ पी लेता है तो आओ लड़ाई करता है सब, बहुत मारता है सब। तो इसके लिए आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपने आप को शांति बनाए रखना है, देश की एकता को बनाए रखना है, अक्षुण्ण रखना है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करना है। अरे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सुने है कि नहीं। तो देश जब आपको पुकारे कि चलो मेरे प्यारे देश के लाल कर दो कमाल, तो इस टाइम में आपको जाना होगा। तो उस टाइम में हम लोग को देश जब भी हम लोग को बुलाएगा, जब देश पुकारे, हम लोग जाएंगे सारे, समझे कि नहीं। तो इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। और भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रांतित्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। कहने का मतलब है कि आपको भारत के अंदर ऐसी भारत की कल्पना करनी है, ऐसी भारत को बनाना है। अपने से भी ऐसा सोचना है कि कोई भी धर्म के लोग, धर्म कोई मतलब नहीं होता है, धर्म कोई मतलब नहीं है। हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, क्या अंतर है, सब तो मानव ही है। ये धर्म तो हम लोग बनाए हैं, ऊपर से कोई धर्म नहीं बना होता है। ऊपर से कोई भी बालक से का कोई धर्म नहीं होता है, या पहनावा ओढ़ावा देकर आप धर्म की पहचान करते हैं। तो भारत के अंदर कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी लिंग हो, सबको समान नज़र से देखना है, समान भाव से देखना है। ये तभी तो हम लोग को बंदर बंधुता पैदा होगी। तो यही काम आपको करना है और सब भेदभाव को छोड़ देना है। सारे भेदभाव को छोड़कर, त्याग कर कर हम सब चले भाई, साथ चले ये जिंदगी के हजारों पल। इसके बाद अगला है हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारा जो सामाजिक परंपरा है, हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है और सांस्कृतिक गौरवशाली है, रक्षाबंधन हो गया, छठ पर्व हो गया, अलग अलग हो गया, आपको कर्मा पर्व हो गया, कृष्ण जन्माष्टमी हो गया, ईद हो गया, तो अलग अलग है। 25 दिसंबर बड़ा डे यीशु मसीह क्रिसमस डे बोलते हैं उसको। तो वो सबको बचा के रखना है और हम लोग को एक साथ मिलकर रहना है। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। कह रहे कि पर्यावरण को बचा के रखना है। पर्यावरण के अंदर जो नदियां हैं, झील हैं, वन्य जीव के अंतर्गत हैं। तो वन्य जीव जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं को वन्य जीव कहते हैं, उसको बचा के रखना है। और हर प्राणी के तहत, हर प्राणी को हम लोग के एक भाव से कि अच्छा भाव से भाई कि तुम भी जंतु हो, तुम भी सजीव हो, तुमको भी जिंदा रहने का अधिकार है, हमको भी जिंदा रहने का अधिकार है। तो प्राणी मात्र के प्रति भाई दया भावान रखना है, दया भाव होना चाहिए, हर प्राणी के प्रति दया भाव होना चाहिए आपको। तो यही काम आपको करना है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कोई भी व्यक्ति, छोटा बच्चा है तो उसको कुछ नए नए चीजों को सिखाने का कोशिश करे। इधर उधर के बात मत सिखाइए, उसको भटकाइए मत, ताकि आगे चलकर वो अच्छे काम कर सके। तो मानववाद को, ज्ञानार्जन, हर तरह से ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मानववाद, मानव की बात है कि मानव बहुत विशेष प्रकार का दिमाग रखा हुआ है, हर तरह के भावनाओं को समझ सकता है। ये व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट और आगे बढ़ने की सतत प्रयास करे, जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ता हुआ प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों तक छू सके। और
मतलब सामूहिक गतिविधि, सारे लोग मिलकर कुछ ऐसा काम करें ताकि अब पूरे गांव के लोग मिलकर कोई एक काम करेंगे तो पूरे गांव का विकास होगा। गांव में तालाब बना दिए तो पूरा गांव का विकास हो गया। गांव के अंदर कुछ ऐसा काम कर दिए जो कि पूरा गांव का आय का इनकम का सोर्स हो गया। तो ये सब सार्वजनिक रूप से मिलकर काम करना है। लेकिन अब गांव में सब सार्वजनिक रूप से मिलकर कार्य नहीं करता है, लेकिन आपको करना है। संविधान बोल रहा है कि आपको क्या करना है भाई, करते रहना है, प्रयास करना है, आपका कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य। सुवर्ण सिंह समिति, कौन सा संशोधन, कौन सा संशोधन है भाई, 42वां संशोधन। कब, 1976। कहाँ जोड़ा गया, संविधान के भाग 4 के क में, अनुच्छेद 51 के क में। और संख्या कितनी थी, 11। और आपके माता पिता या संरक्षण है तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यानी कि अपने माता पिता, कोई माता पिता हो या कोई बच्चे को एडॉप्ट किए हो, मतलब आप कोई बच्चा को रखे हुए हैं अपने पास, आप उसके माता पिता नहीं हैं, तो कम से कम 6 से 14 वर्ष तक उस बच्चे को शिक्षा देना एकदम अनिवार्य कर दें। तो ये हमारा था भाई मौलिक कर्तव्य। आप अगला टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना। कोई भी धर्म हो कोई मतलब नहीं है, यही धर्मनिरपेक्षता है। कोई भी धर्म हो उससे कोई मतलब नहीं है, या सब धर्म हो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास कोई धर्म है अन्यथा कोई धर्म नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग सब एक जैसे हैं, तो यही धर्मनिरपेक्षता है। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भाई। विद्यालय, कचहरी, थाने, दफ्तर, सरकारी संस्थान का कोई भी धर्म नहीं होगा। कोई विद्यालय का धर्म नहीं होगा, कोई दफ्तर का धर्म नहीं होगा, कोई सरकारी संस्थान का धर्म नहीं होगा, कहीं भी इसका कोई धर्म नहीं है। एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय को दबा नहीं सकता है। हिंदू मुस्लिम को दबा नहीं सकता है, मुस्लिम हिंदू को नहीं दबा सकता है, जैन सिख को नहीं दबा सकता है, सिख ईसाई को नहीं दबा सकता है, ईसाई बौद्ध को नहीं दबा सकता है, बौद्ध यहूदी को नहीं दबा सकता है। तो ये सारा सिस्टम काम करेगा। एक धर्म के व्यक्ति को भी एक धर्म वाले को नहीं दबाना है। मान लीजिए मेरा धर्म हिंदू है और हमारे एक और सर हैं उनका भी धर्म हिंदू है, और वो हमको ऊपर चढ़ जाए कि आप शंकर भगवान को मानते हैं, हम विष्णु जी को मानते हैं, विष्णु जी बड़े हैं, शंकर जी बड़े हैं। बड़ा कोई नहीं है, सब बड़े हैं ना तो सब छोटे हैं, सब तो सब एक है। तो आपको इस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता का मतलब कोई एक धर्म दूसरे धर्म को न दबाए, और अपना वाले धर्म के व्यक्ति अपने वाले ही धर्म वाले व्यक्ति को भी न दबाएं। राज्य किसी खास धर्म के किसी नागरिक पर थोपा नहीं जा सकता। अब कह रहे कि कोई भी राज्य हो, कोई भी सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कोई भी सरकार हो या राज्य हो, किसी खास धर्म को कोई नागरिक पर थोप नहीं सकता है कि नहीं तोरा यही धर्म मानना है। हम नहीं मानेंगे भाई, हमारा कोई धर्म नहीं है तो हम नहीं मानेंगे, मेरा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि भारत कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भाई, इसमें कोई धर्म का मतलब ही नहीं है। और हम लोग को कोई भी धार्मिक स्वतंत्रता छीन नहीं सकता है। हम लोग कोई भी किसी भी प्रकार के धर्म को मानने के लिए आजाद हैं, बिल्कुल। हमारे पास तो मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग का है मानवाधिकार। मानवाधिकार के मतलब मानव का अधिकार, मानवाधिकार। मानव के जितने भी सारे अधिकार दिए गए हैं सारे के सारे मानवाधिकार कहलाएंगे। ये जन्म से ही प्राप्त होते हैं। जीने का अधिकार, जीने का अधिकार क्या है, जन्म से प्राप्त है। हम लोग जीने का अधिकार ही मानवाधिकार है। व्यक्ति के जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार, स्वतंत्रता है, समानता है, प्रतिष्ठा है, जीने का अधिकार है, ये सब के अधिकार मानवाधिकार है। सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तित नहीं कर सकता है। कोई भी समाज हो, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था हो, इसे परिवर्तित नहीं कर सकता है। जीने का अधिकार से कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। और मूल अधिकार, जो हमारे मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सारे के सारे जो अधिकार हैं, और जो ये सभी के सभी अधिकार हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिकार, जो संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका बैठा हुआ है अमेरिका में, तो अमेरिका में एगो सभा बनाया गया, उसी को संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, महासभा। और वहाँ पर अधिकार दिया गया कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार। ऐसा वातावरण हो जहाँ प्रदूषण मुक्त हो, कोई गाड़ी से एकदम भयानक धुआं उड़ते जा रहा है तो प्रदूषण फैला रहा है, वो प्रदूषण मुक्त वातावरण में हमारा कौन सा अधिकार खराब कर रहा है। अब समझिए गाँव में फैक्ट्री लगा देगा तब, और भयानक धुआं निकालेगा, ये सब जितना ईंटा भाटा वाला है सब धुआं निकाल रहा है सब, तो धुआं निकलने से क्या होगा, प्रदूषण होगा। और प्रदूषण के वातावरण में हमारे पास अधिकार है कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में हमें जीने का अधिकार है। अभिरक्षण में यातनापूर्ण और असमान व्यवहार होने संबंधित अधिकार। किसी को हम लोग रखे हैं काम करने के लिए, काम करने के लिए तो आपको 14 साल से कम के रखना ही नहीं है। अगर किसी को काम करने के लिए रखे हैं तब वो रखता है सब।
काम करने के लिए रखे हैं, चाहे आप कोई आपके घर गांव में पढ़ने गया है तो कोई अब अभिरक्षण कर रहे हैं, किसी को रखे हुए हैं तो उसको अभिरक्षण में अपमानजनक व्यवहार उसके साथ नहीं करना है, यातनापूर्ण और अपमानजनक नहीं, तो बैल है, ऐसे है, चट्टा है, फलान है, ढेगान है, उसको नहीं करना है, कोसना नहीं है, उस पर उसका पास अधिकार है, मानवाधिकार वही है। महिलाओं के सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार, महिलाओं के साथ भी आपको कोई भी अपमानजनक बात नहीं करना है, अपमानजनक व्यवहार नहीं करना है, उनके पास भी अधिकार है जीने का। और मानवाधिकार दिवस हम लोग मनाते हैं 10 दिसंबर, यहीं से क्वेश्चन देखिए, यहीं से आएगा कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आपको तो समझ रहे हैं सब कुछ, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आएगा, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर। और सबसे पहली बार मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया था, 10 दिसंबर 1948 में। कौन मनाया था, संयुक्त राष्ट्र महासंघ, यही मानवाधिकार मनाया था सब। सरकारी एजेंसियां, गैर सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय समूह, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, जितना भी सरकार हो, चाहे सरकार नहीं हो, प्राइवेट हो, कुछ भी हो, सबको मानवाधिकार को पालन करना पड़ेगा भाई। सहयोग करें इसके मानवाधिकार को संरक्षण करने के लिए कि सबको मानवाधिकार प्राप्त हो, इसके लिए सबको काम करना है, सरकारी प्राइवेट। सरकार भी मानवाधिकार आयोग का गठन किया 1993 में। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब किया गया था, 1993 में। और हर राज्य अपना मानवाधिकार आयोग का गठन करे, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करे, मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत एवं जांच करे कि कोई मानवाधिकार किसी का उल्लंघन नहीं हो रहा है, इसका रिपोर्ट देना है, जांच करना है, शिकायत करना है। जेल में कैदियों के निवास स्थान, जेल में जो रहे वाला सब जितना है सब कैदी लोग, उसको पास भी मानवाधिकार है, वो भी तो मानव ही है, उसके पास भी मानवाधिकार है, उसको भी जीने का बढ़िया से अधिकार है, वहां भी बोलने का अधिकार है, बढ़िया साफ सुथरा, उसके साथ भी दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो जेल के कैदियों के निवासी की परिस्थिति के जांच कैसा रख रहा है, मानवाधिकार उपयोग में बाधक आतंकवादियों कार्यों की समीक्षा, मानवाधिकार के अंतर्गत जो आतंकवादी हैं सब ऐसे करना है, वैसे करना है। आतंकवादी जो होते हैं, नक्सलाइट, आतंकवादी नक्सलाइट झारखंड में तो बहुत सारा है, वो पहले होता था, अब नहीं है, अभी भी होगा, मेरे को पता नहीं। तो मानवाधिकार आयोग में जो आतंकवादी गलती कर रहे हैं, रोक रहे हैं किसी को, तो कहना है कि भाई तुम आतंकवादी हो, आतंकवादी की तरह रहो, नौटंकी करेगा, बड्डी मार मारेंगे, क्योंकि मानवाधिकार गड़बड़ हो जाएगा। मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, मानवाधिकार के क्षेत्र में जितने भी सारे काम हो रहे हैं उस काम को बढ़ावा देना है भाई, बचाओ बचाओ मानवाधिकार, मानव के अधिकारों को बचाना है। मानवाधिकार क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को भी प्रोत्साहित करेगी सरकार कि मानवाधिकार आयोग, जैसे हम सरकारी संगठन नहीं, हम अपना कोई संगठन बनाए कि मानवाधिकार का रक्षा करें, सबको जागरूक करें, बताएं कि ये हमारा अधिकार है, ऐसे है वैसे है, तो सरकार हमको भी सपोर्ट करेगी। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कक्षा 8 का पहला अध्याय सामाजिक विज्ञान का संविधान। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहेंगे। मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।